हेलो स्टूडेंट्स, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। मेरा नाम सुमन बाला है और मैं आप सबको सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को EL 208 और 209 के लेक्चर्स मैं ही लूँगी अब आपके। तो आपका जो सब्जेक्ट है EL 208 उसका नाम है ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम्स। कल मैंने आपको इसका सिलेबस भी भेजा था, तो आज मैं इसके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ जिसमें हम इसके चैप्टर नंबर 1 के कुछ टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे। तो ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम्स में हम पढ़ेंगे क्या? इसके अंदर हम वो पढ़ेंगे कि हमारी ऑडियो अगर हमें जनरेट करनी हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और वीडियो जनरेट करनी हो, जैसे कि टीवी रिसीवर्स, टीवी कैसे ब्रॉडकास्ट होती है, उसकी पिक्चर ट्यूब, उन सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ऑडियो एंड वीडियो, इसमें हम वो डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर एलिमेंट्री कौन सी चीज़ें हमें जिसके जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी सिस्टम में जिसमें हमें ऑडियो चाहिए, जिसमें हमें वीडियो चाहिए होती है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ट्रांसड्यूसर्स। तो ट्रांसड्यूसर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रांसड्यूसर, तो इसकी डेफिनेशन देखो मैंने यहाँ लिखी हुई है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट एनर्जी और इंफॉर्मेशन कैरीड बाय वन फिजिकल क्वांटिटी इनटू corresponding values of another quantity और वाइस वर्सा। इसमें क्या समझ आया? इसमें ये समझ में आया कि ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि साउंड, उसको किस में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे माइक की बात करें अगर हम, तो माइक क्या करता है, जब आप उसमें बोलते हो तो वो आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। इन द सेम वे यहाँ पे ट्रांसड्यूसर के बारे में हम बता रहे हैं कि वो एक क्वांटिटी को दूसरे एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। जैसे कि माइक्रोफोन, इट कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, अगर हम उसकी बात करें माइक्रोफोन तो हो गया। लाउड स्पीकर की बात करें तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट करेगा। तो ये आपके दो तरह के ट्रांसड्यूसर्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में या फिर एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर्स। इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा ट्रांसड्यूसर जो हम पढ़ने वाले हैं वो माइक्रोफोन्स। इसकी डेफिनेशन पढ़ो बेटा। इट इज़ एन इलेक्ट्रो acoustical device which convert acoustical energy into electrical energy। क्या मतलब हुआ? जो इलेक्ट्रो एकॉस्टिकल मतलब ये लाइट बिजली से भी चलता है और जो साउंड पर भी काम करता है, वो एक ऐसा डिवाइस दोनों चीज़ों पे काम करेगा। विच कन्वर्ट एकॉस्टिकल मतलब साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ के? इसके बाद माइक्रोफोन जो अब हमारा टॉपिक है, इसमें हमें कई तरह के माइक्रोफोन पढ़ने हैं। कल मैंने जो आपको सिलेबस दिया था उस सिलेबस में हमने कल देखा था कि फर्स्ट चैप्टर में माइक्रोफोन में कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हमें पढ़नी है, और इसमें 4 तरह के माइक्रोफोन्स हमें पढ़ने हैं। कार्बन टाइप, इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप, कंडेंसर टाइप और क्रिस्टल टाइप। ये 4 माइक्रोफोन्स हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो माइक्रोफोन है वो है कार्बन टाइप माइक्रोफोन। इसको हम पढ़ते हैं अभी। ये डायग्राम है, देखो कार्बन टाइप माइक्रोफोन का। इस कार्बन टाइप माइक्रोफोन में सबसे पहले है हमारी, सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रही है साउंड वेव्स। करेगा क्या माइक्रोफोन? साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मतलब साउंड में जो भी वेरिएशन आ रहे, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है पिच, कैसी साउंड, मतलब वो उसका एग्जैक्ट हमें एक वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज निकाल के दे देगा। उस एग्जैक्ट जो भी वेरिएशन हम साउंड में कर रहे हैं उसके। हाई पिच साउंड होएगी, हाई आउटपुट। लो पिच साउंड होएगी, लो आउटपुट। समझे? तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले इसके डिवाइसेस देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या यूज़ हो रहा है। सबसे पहले ऊपर साउंड वेव्स लिखा है, उसके बाद एक रोड सी दिखाई दे रही है जिस पे लिखा है डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या होता है? एक बहुत ही प्लास्टिक की थिन शीट होती है
जो बहुत ही माइन्यूट से माइन्यूट हल्का सा भी साउंड एयर पार्टिकल्स में कोई भी चेंजेस होते हैं तो ये डायफ्राम जो है वो मूव करता है, इसके अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाती है जैसे ही वो साउंड वेव्स आके इसको हिट करेंगे। अगर जोर तेज के अगर आप बोलोगे तो इसके अंदर जो वाइब्रेशंस होंगे वो फास्ट होंगे, और अगर आप धीरे आवाज में बात करोगे तो इसी की जो वाइब्रेशंस है वो बहुत स्लो होंगी। इन द सेम पैटर्न जैसे भी आप बोल रहे हो उसी पैटर्न से इसके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। फिर जो ये डायफ्राम है ये किससे कनेक्टेड है, देखो एक रोड लगी है उससे, ये हमारी मूविंग रोड है। जब डायफ्राम मूव करेगा तो ये जो ऊपर की रोड जिससे ये कनेक्ट हो रखी है हॉरिजॉन्टल रोड, ये मूव करेगी। और इसकी जो दूसरी साइड है वो क्या है, कैप्सूल दिखा रखा है बटन टाइप, और उस कैप्सूल के अंदर वी हैव कार्बन ग्रैन्यूल्स। तो इसके अंदर कार्बन के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं बहुत सारे। अब क्या होता है, साउंड वेव्स जब डायफ्राम को हिट करती हैं तो जब वो साउंड वेव्स को हिट करेंगी, साउंड वेव्स डायफ्राम को हिट करेंगे तो डायफ्राम मूव करना शुरू करता है। वो मूव करेगा तो जो हमारी ये सबसे ऊपर वाली रोड है जो डायफ्राम से कनेक्टेड है ये मूव करेगी, ये मूव करेगी। तो एक बार ये क्या करेगी, कंप्रेस कर देगी इन सारे साउंड कार्बन ग्रैन्यूल्स को कंप्रेस करेगी। कंप्रेस करेगी तो सारे ग्रैन्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे, और एक बार ही जब वो दोबारा वापस जाएगा तो सारे ग्रैन्यूल्स सारे के सारे फिर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो जब वो पास आएंगे और जब वो दूर होंगे तो उनके बीच की जो रेजिस्टेंस है वो एक बार ही कम होएगी और एक बार ज़्यादा। जब वो एक दूसरे के पास आएंगे तो बीच में रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, जब वो दूर जाएंगे तो फिर से उनके बीच में गैप बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये कार्बन, ये जो बटन दिख रहा है ना आपको, ये इस बटन के अंदर जो कार्बन ग्रेन्यूल्स हैं इनका बेसिक पर्पस है वेरिएशन इन रेजिस्टेंस। ये कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन दी साउंड वी आर गेटिंग। जैसी साउंड वेव्स होंगी उसके अकॉर्डिंग आपके इस कार्बन कैप्सूल के अंदर ग्रेन्यूल्स जो है वो कभी रेजिस्टेंस को कम करेंगे और एक बार रेजिस्टेंस को ज़्यादा करेंगे। तो जब रेजिस्टेंस वेरी होती है तो आउटपुट वोल्टेज भी वेरी होती है। तो जब आउटपुट वोल्टेज वेरी होगी जिस हिसाब से हमारे कार्बन ग्रेन्यूल्स की रेजिस्टेंस वेरी होगी, और फिर इसी आउटपुट वोल्टेज को हम स्टेप अप करके आगे यूज़ करेंगे। सबको समझ आया? इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ो, कैसे कैसे हो रहा है वन बाय वन काम। सबसे पहले साउंड वेव्स आ रही हैं, फिर डायफ्राम को हिट कर रही है, डायफ्राम मूव करेगा, डायफ्राम मूव करेगा तो आपकी जो ऊपर वाली रोड है वो मूव करेगी, वो मूव करेगी तो कार्बन ग्रेन्यूल्स एक बारी क्लोज होंगे एक बारी दूर हो जाएंगे। क्लोज होएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, दूर होएंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। ये जो वेरिएशन है रेजिस्टेंस का वो किस में चेंजेस लाएगा, आउटपुट वोल्टेज में चेंजेस लाएगा, और जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगी वो हमें स्टेप अप करके आगे यूज़ करनी है। पता चल जाएगा हमें कितनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ। समझ आया? तो ये हमारा पहला टॉपिक था कार्बन माइक्रोफोन। इसको हम काफ़ी यूज़ करते थे पहले के टाइम पे, अब इसका यूज़ कम हो गया है। पहले ये जो हमारे लैंडलाइन टेलीफोन्स होते थे उसके अंदर यही वाला कार्बन माइक्रोफोन यूज़ होता था। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेकंड वाला जो है वो है मूविंग कॉइल माइक्रोफोन। तो मूविंग कॉइल माइक्रोफोन में क्या करते हैं हम, तो इसके अंदर ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा अभी सपोज हमें कोई म्यूज़िकल कुछ भी अरेंज करना है तो जो माइक्रोफोन हम यूज़ करेंगे बोलने के लिए गाने के लिए वो यही वाला माइक्रोफोन होता है। तो इसमें मूविंग कॉइल माइक्रोफोन के अंदर इसके लिए क्या करते हैं, एक ई शेप की मैग्नेट है, ये देखो ध्यान से देखोगे इसको तो पता चलेगा एक साइड साउथ लिखा है एक साइड नॉर्थ लिखा है फिर साउथ लिखा है। वी हैव एन ई शेप मैग्नेट। ई शेप मैग्नेट के बिल्कुल जो बीच वाला जो आपका ये एन है इसके ऊपर हमने कॉइल इसके ऊपर राउंड राउंड रैप कर रखी है, और जिसके ऊपर कॉइल रैप कर रखी है उसको डायफ्राम से कनेक्ट कर रखा है। ये हमारा डायफ्राम है, ये आपका फ्लेक्सिबल डायफ्राम है। तो क्या होता क्या है, जब यहाँ से साउंड वेव्स आई लेफ्ट साइड से और उन्होंने डायफ्राम को हिट करा, तो डायफ्राम को हिट करा तो ये जो कॉइल है जिसके ऊपर जो ये बेस दे रखा है जिसके ऊपर हमने कॉइल्स को रैप कर रखा है, तो ये मूव करेगा लेफ्ट एंड राइट। ये लेफ्ट एंड राइट जब मूव करे, एरो दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट एंड राइट जो मूवमेंट होएगी
इसकी वजह से क्या होगा, जो नॉर्थ और साउथ और ऊपर वाले नॉर्थ साउथ और नीचे वाले नॉर्थ साउथ दोनों साइडों में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो चेंज होगी। तो उस चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से, अगर याद हो अगर आप लोगों को, फैराडेज लॉ क्या कहता है, फैराडेज लॉ यही कहता है, व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स ईएमएफ इज जनरेटेड, ईएमएफ इज इंड्यूस। तो जब भी, जैसे क्योंकि ये बार बार काट रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स को, की लाइंस को, तो यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो ईएमएफ जो जनरेट होएगा वो किस में होगा, इन्हीं कॉइल्स के अंदर ईएमएफ जनरेट होएगा। तो जिस स्पीड से ये मूव करेगा उसी स्पीड से हमारा फ्लक्स जो है वो वेरी करेगा। जैसे फ्लक्स वेरी करेगा, इन द सेम वे हमारा ईएमएफ जनरेट होएगा। तो जो आउटपुट में आपकी वोल्टेज मिलेगी वो किसके प्रोपोर्शनल होएगी, चेंजेस इन दी साउंड। जो भी साउंड में चेंज होंगे वो साउंड में चेंज जो है वो आपकी कॉइल की मूवमेंट में चेंजेस लाएंगे, और जो कॉइल की मूवमेंट में चेंजेस होंगे वही सेम चेंजेस आपके जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसमें मिलेंगे। तो इन द सेम वे साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूज होने वाला मूविंग कॉइल माइक्रोफोन था। अब इसके बाद हम एक और माइक्रोफोन पढ़ने वाले हैं, और वो है कंडेंसर टाइप माइक्रोफोन। तो कंडेंसर टाइप माइक्रोफोन में मतलब, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर। कैपेसिटर सबको पता है, कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है जो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। तो जो कैपेसिटर है उसका आप लोगों को फॉर्मूला पता हो तो मैं आप लोगों को उसका फॉर्मूला बताना चाहूँगी। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू के ए ई नॉट अपॉन में डी। C इज कैपेसिटेंस, A जो दोनों प्लेट्स जो आपकी यूज हो रही हैं वो कितना एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं उसका एरिया होता है, और जो D होता है दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो D होता है। तो अगर मुझे दोनों प्लेट्स के एरिया को चेंज करना है तो ये तो मुश्किल काम है। अगर मुझे दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को चेंज करना है ये फिर भी इजी काम है। तो यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, हम कैपेसिटर की दो प्लेट्स बनाते हैं, उन दो प्लेट्स के बीच के जो डिस्टेंस है उसको चेंज करेंगे। तो जो दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। जब हम ज़्यादा डिस्टेंस होएगा दोनों प्लेट्स के बीच में तो C कम हो जाएगा, और अगर D कम होगा तो C ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। अब ये वर्क कैसे करेगा, ये देखो, ये हमारा कंडेंसर माइक्रोफोन है। यहाँ से साउंड वेव्स हिट कर रही हैं, लेफ्ट साइड से आ रही हैं, और सबसे पहले आपका डायफ्राम पड़ रहा है। जो पहली प्लेट है वो आपकी है डायफ्राम की, जो बैक प्लेट है वो आपकी स्टील प्लेट है, वो कहीं नहीं जा रही, लेकिन आपका ये वाला डायफ्राम वाली जो प्लेट है वो मूव कर रही है। बीच में आपका जो डाइलेक्ट्रिक है वो एयर है यहाँ पे। तो जब यहाँ से साउंड वेव्स आपके डायफ्राम को हिट करती है, आपका डायफ्राम मूव करता है, वाइब्रेट करता है, तो इस वाइब्रेशन की वजह से दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेरी करता है। जब दोनों प्लेट्स का जो डिस्टेंस है वो वेरी करेगा तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस वेरी होगी, और कैपेसिटेंस वेरी होगी तो आगे चल के आपका जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो यहाँ पर आपको आउटपुट में मिलता है। जिस हिसाब से भी हमारी कैपेसिटेंस होगी उसी हिसाब से आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपको आउटपुट में मिलेगा। कंसेप्ट समझ में आया। करना क्या है, सब में साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है। सिर्फ डिफरेंस ये है हम कौन से मेथड को यूज़ कर रहे हैं, वही सेम काम करने के लिए हम उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए कार्बन ग्रैन्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर उसके लिए कंडेंसर माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं। तो कंडेंसर माइक्रोफोन में जो दो प्लेट्स थी उसमें से एक प्लेट को हमने डायफ्राम बनाया, दूसरी प्लेट हमारी स्टील प्लेट है। जो डायफ्राम की मूवमेंट होएगी तो दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज होएगा, और जैसे भी डिस्टेंस चेंज होएगा उसी हिसाब से उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वेरी करेगी। कैपेसिटेंस वेरी करेगी तो आउटपुट वोल्टेज ऑटोमेटिकली वेरी करेगी। यहाँ पे आपको बाहर की साइड में आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारा है लास्ट वन, क्रिस्टल माइक्रोफोन। क्रिस्टल आप लोगों ने पढ़ा होगा, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के बारे में सुना होगा। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की एक क्वालिटी होती है कि अगर हम पीजो, ये बीच में देखो यहाँ पे ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज़ हो रहा है, साइडों में यहाँ पे डायफ्राम यूज़ हो रहा है, और इसको एनकैप्सूल करा है, एक ऊपर उसके बॉक्स लगाया गया है,
और पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के यहाँ से 2 वायर्स मिल रही हैं। तो अगर हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को उसके साइज को थोड़ा कम करते हैं, उसको डिफॉर्म करते हैं, उसको स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, तो जितना भी हम उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें उसी हिसाब से उस क्रिस्टल के ऊपर चार्ज आपको मिलने लगेगा, मतलब वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी। और अगर आप उस स्ट्रेस को हटा देंगे तो वो जो वोल्टेज थी वो भी ऑटोमेटिकली हट जाएगी वहाँ से। तो जी यहाँ पे क्या हो रहा है, जब साउंड वेव सामने से हिट करती हैं तो डायफ्राम को मूव करती है। डायफ्राम के मूव करने से ये जो इसका एक सिर है जो क्रिस्टल के साथ अटैच्ड है उसके ऊपर जाके प्रेशर पड़ेगा। जैसे उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा सेम आपको आउटपुट वोल्टेज बाहर इन वायर्स में अंदर मिल जाएगी। प्रेशर हटेगा, वायर वोल्टेज खत्म, प्रेशर आएगा, जितना प्रेशर आएगा उस हिसाब से आपको वोल्टेज मिलती है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के अंदर यही फिनोमेना यूज होता है। और वैसे मोस्टली हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये वैसे तो आउटपुट वोल्टेज तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे जो भी ऑडियो सिग्नल में कोई भी चेंज आए तो आउटपुट वोल्टेज बहुत अच्छी मिलेगी आपको, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, कितने से कितने ऑडिबल फ्रीक्वेंसी तक हमें अच्छी आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, वो बहुत ही लिमिटेड रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज, इसीलिए इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करा जाता है। तो बच्चों ये हमारे 4 टॉपिक थे जो आज हमने कवर करे। ये 4 तरह के क्रिस्टल्स हमने आज पढ़े हैं। और आपको इसमें से कोई भी डाउट हो यू आर वेलकम, और कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। इसकी जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, ये तो मेरी वीडियो थी, वो नोट्स मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। तो उन नोट्स को आप अच्छे से स्टडी करना, उन नोट्स को लिख लेना एक जगह एक नोटबुक में। मैं चाहती हूँ कि वो सारे बच्चों के पास वो नोटबुक रेडी होनी चाहिए। जो भी मैंने नोट्स लिखवाए हैं वो सबके पास हार्ड कॉपी में सबके पास होने चाहिए और हैंड रिटन होने चाहिए। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।